गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्स इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। मैं परिमल सर आपका स्वागत करता हूं फिर से एक नए लेक्चर में। आज का लेक्चर क्या है? लेक्चर 11 है, जो कि मेरा क्या चल रहा है, लीनियर अलजेब्रा का सीरीज चल रहा है। ठीक है, जो आईआईटी जेईई बीएससी मैथ और यूपीएससी में भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ बेसिकली हम लोग किसका कर रहे हैं, बीएससी मैथमेटिक्स के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लीनियर अलजेब्रा को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आपका ज्यादातर थ्योरम्स वगैरह पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जो यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डायमेंशन क्या होता है किसी वेक्टर स्पेस का, और साथ में इसके थ्योरम्स वगैरह भी देखने वाले हैं। डायमेंशन से रिलेटेड कितने सारे थ्योरम्स है, किस तरीके से वो यूजफुल है, और वो क्वेश्चन बनाने में किस तरीके से मतलब हेल्प करता है, ये सारे पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रिकी क्वेश्चन जो आपके एमएससी एंट्रांसेस हो गई है, जेएम नेट गेट ये सब में पूछे जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड भी कैसे हम लोग इसी सारे थ्योरम का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन को डील करते हैं, वो सब भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 10 में देखे थे, क्या देखे थे, से बेसिस। बेसिस क्या होता है, बेसिस से रिलेटेड थ्योरम, और कुछ क्वेश्चन भी देखे थे, कौन सा बेसिस होता है सेट, कौन सा सेट बेसिस नहीं होता है, ये सब के बारे में हम लोग क्या किए थे, डिस्कशन किए थे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 11, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस। तो डायमेंशन जानने से पहले हम लोग फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पे भी डिस्कस किए हुए थे। किस पे? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। कोई भी एक सेट मिल जाए किसका, वी का, सच दैट कि अगर एल एस आपका वी दे दे इसका, और एस का कार्डिनलिटी अगर फाइनाइट है, मतलब कार्डिनलिटी एन है जो कि नेचुरल नंबर से, इसका मतलब कार्डिनलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें फाइनाइट है, तो हम लोग वी को क्या बोलेंगे, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। वी को क्या बोलेंगे, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। क्लियर? क्लियर? ये सब पे हम लोग क्या किए थे, डिस्कस किए थे। आज स्टार्ट करते हैं फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का डायमेंशन थ्योरम से, फिर उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, अपना डायमेंशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले थ्योरम से। थ्योरम क्या है? डायमेंशन थ्योरम किसके लिए? वेक्टर स्पेस के लिए। वेक्टर स्पेस, ठीक है। डायमेंशन थ्योरम किसके लिए? वेक्टर स्पेस के लिए। थ्योरम क्या क्या है, स्टेटमेंट क्या है, इफ V is a vector space over the field F is a finite dimensional vector space, then any two bases इसका V का have the same number of elements। कहता है अगर V फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसके पास एक बेसिस मिलेगा। पिछले क्लास में हम लोग लास्ट थ्योरम देखे थे, एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज ए बेसिस, हैज ए बेसिस। जितना भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है उसके पास कम से कम एक बेसिस तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ थ्योरम कह रहा है कि अगर भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो इसके पास एक बेसिस मिलेगा। एक चाहे आप तो बहुत निकाल सकते हो, तो कहता है कोई भी दो बेसिस ले लो उसके पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेगा। कोई भी दो बेसिस लेंगे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। इससे आप ये भी समझ सकते हो कि एवरी बेसिस हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, ये भी आप उससे एनालिसिस कर सकते हो। क्या? एवरी बेसिस हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। अच्छा, दो बेसिस होगा जिसके पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, गारंटी है। इसका मतलब जितना बेसिस है सबके पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने का चांसेस है। कैसे करेंगे प्रूफ, कैसे करेंगे, आ जाओ। सबसे पहले हम लोग दो बेसिस लेने का प्रयास करते हैं। प्रूफ, प्रूफ मान लेते हैं V क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और उसके पास दो बेसिस मिलता है। ठीक है, गौर से देखना, कहीं डाउट वगैरह हो कमेंट करना है। ठीक है, लेट
V over the field F be a finite dimensional vector space. Finite dimensional vector space, then any two bases of V, any two bases of V have the same number of elements. ये तो हम कुछ क्वेश्चन को ही कर दिए, वो तो प्रूफ करना है। अगर प्रूफ करना है तो हमको दो बेसिस सेम लेना है ना। क्या करना है? दो बेसिस लेना है और सेम लेना है। लेट V ओवर द फील्ड बी ए, ये मान लेते हैं फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। क्या है? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। अच्छा, अगर ये बात है, लेट S1 and S2 be to any basis किसके लिए? of V over the field F and S1 क्या हो जाएगा? चलो कुछ ले लेते हैं S1, जैसे S1 ले लिए हम लोग अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n, ठीक है। और S2 भी ले लेते हैं। कैसा लेंगे? S2 इधर ले लेते हैं S2, तो ये बीटा करके ले लेते हैं, बीटा 1 बीटा 2 डॉट 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 कहां तक? बीटा m। दो सबसेट ले लिए किसका? वेक्टर स्पेस V का। कैसा है? जिसमें पहला सेट में कितना है? n एलिमेंट है, दूसरे में कितना है? m एलिमेंट है। ये दोनों सबसेट ले लिए। अच्छा, मुझे क्या दिखाना है? अगर ये फाइनाइट है और ये स्पैन करता है V को, मतलब LS1 भी होगा और LS2 भी होगा, ठीक है। क्यों? कोई भी बेसिस है, अगर ये बेसिस है तो स्पैन तो करेगा ही करेगा। अगर वो बेसिस है, स्पैन तो करेगा ही करेगा। मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है दिखाना कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो बराबर होता है। वी हैव टू शो दैट क्या दिखाना है? कार्डिनलिटी ऑफ S1 इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ S2। दैट इज, मुझे ये दिखाना है कि m बराबर n हो जाएगा। दैट इज m बराबर n हो जाएगा। अच्छा, आ जाओ। सिंस बीटा 1 कहां से है? कहता है कि वेक्टर स्पेस से ओवर द फील्ड F, एंड वेक्टर स्पेस जो है आपका LS1 होता है। बिल्कुल, आप चाहो तो LS2 भी कर सकती हो, है ना, क्योंकि S1 बेसिस है तो वो स्पैन कर देगा V को। इसका मतलब अल्टीमेटली आपका बीटा कहां चला गया? अल्टीमेटली यहाँ पे बीटा आपका बिलोंग कर गया LS1 में। अच्छा, लीनियर स्पैन में बीटा बिलोंग किया, इसका मतलब S1 के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम बीटा को लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो उस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देन देयर एग्जिस्ट A1 A2 कहां तक? AN, जो कि मेरा फील्ड का एलिमेंट होगा, सच दैट, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं बीटा 1 को A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 डॉट 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 AN अल्फा n। क्या बात है। अच्छा, अगर हम बीटा 1 को इन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिए, किसके? S1 के एलिमेंट से एक नया कलेक्शन बनाते हैं जिसमें बीटा 1
बीटा वन और साथ में एस वन होगा, तो क्या कैसा सेट होगा, एल आई होगा कि एल डी होगा? एल डी होगा सर, क्यों? क्योंकि जिसको लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिखे हो ना, उसको तो एक साथ एक सेट में रख रहे हो, तो कैसा सेट हो जाएगा? एल डी सेट हो जाएगा। कहाँ से? हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं, पीछे पढ़े हुए हैं। एक नाम देते हैं हम लोग, एस वन एस टू ऑलरेडी है, तो एक एस थ्री का नाम देते हैं हम लोग। क्या देते हैं? एस थ्री। एस थ्री कैसा देते हैं? लेट, जिसमें कि मेरा बीटा वन है और सारा अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा एन, ये सारा का सारा होगा ही। ये कैसा होगा? एस थ्री जो होगा, नाम दिए एस थ्री इज लीनियर डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। लीनियर डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, अगर एलडी सेट ऑफ वेक्टर्स है तो किसी भी एक वेक्टर को बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो इस सेट के एलिमेंट के? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ऐसी बात है ना, तो अल्फा वन अल्फा टू में से किसी को बाकी सारे के कॉम्बिनेशन में लिख दो, बाकी सारे के कॉम्बिनेशन में लिख दो, अच्छा रहेगा। अगर ऐसा है तो देन देयर एग्जिस्ट कोई भी अल्फा आई, कोई भी अल्फा आई, ध्यान रहे कि अल्फा आई तुम्हारा बीटा वन नहीं लेना, क्योंकि बीटा वन लोगे तो फिर बेकार हो जाएगा। ठीक है, बीटा वन नहीं लेना है, क्योंकि ऑलरेडी बीटा वन तो लेके ही आए हैं हम। सच दैट अल्फा आई इज ए लीनियर लीनियर कॉम्बिनेशन, अल्फा इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स बीटा वन, अल्फा वन, अल्फा टू डॉट 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 अल्फा आई माइनस वन। अगर एलडी सेट है तो अल्फा आई को हम लोग उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं प्रीसीडिंग वंस, जितना भी अल्फा आई के पहले का वेक्टर्स उन सारे के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ये भी थ्योरम हम लोग पढ़े हुए हैं, अच्छी बात है। अगर लिख दिए तो हम अल्फा आई को इस सेट से हटा देंगे, और फिर भी एल एस थ्री जो है वो तो आपका स्पेन कर ही रहा है अभी को। अल्फा आई को हटाने के बाद एक नया सेट बनाएंगे एस फोर, पता चलेगा वो भी स्पेन करेगा। कैसे? हम लोग कल के क्लास में, पीछे के क्लास में, पिछले लेक्चर 10 में देख चुके हैं, है ना। जो एलडी होता है सेट, उनमें से एक एलिमेंट को हटाते हैं तो भी वो स्पैन करता है, लेकिन ध्यान रहे किनको रिमूव करेंगे? जिसको लीनियर कॉम्बिनेशन में बाकी सारा का लिख पा रहे हैं उनको हटाएंगे, उनको हटाएंगे। देन यहां मेरा आ गया v इक्वल टू कितना? एल एस फोर, वेर व्हाट डू यू मीन बाय एस फोर? तो एस फोर लिखते हैं। एस फोर को हम लोग क्या करेंगे? यहां से उस एलिमेंट को हटा देंगे। तो जैसे बीटा वन तो था ही, फिर तुम्हारा अल्फा वन, अल्फा टू चलते रहेगा कहां तक? अल्फा आई माइनस वन तक, और अल्फा आई को हटा देंगे तो अल्फा आई प्लस वन, और ये चलते रहेगा कहां तक? अल्फा एन तक। कहां तक? अल्फा एन तक। अच्छा, अगेन अगर ये लीनियर स्पैन करता है, एल एस फोर वी देता, तो वी के पास तो मेरा बीटा टू भी है, क्योंकि बीटा टू एस टू में है। बीटा टू किस में है? बीटा टू आपका बिलोंग करता है एस टू में, और एस टू सबसेट है वी का, तो अल्टीमेटली बीटा टू भी वी का एलिमेंट है। कहां से? ये देख लो ना आप, यहाँ पे बीटा टू, बीटा थ्री, बीटा टू। हम ट्राई कर रहे हैं एस टू का एलिमेंट को लीनियर स्पैन में लिखने के लिए एस वन से, ठीक है, ताकि दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट हम क्या कर पाए? बराबर कर पाए एक दूसरे का। मुझे नहीं पता कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, मुझे दोनों को बराबर दिखाना है। चलो, सिंस बीटा टू जो है ना वो v में बिलोंग करता है, और v किसके बराबर है? एल एस फोर के बराबर है। इसका मतलब तुम्हारा बीटा टू जो है वो एल एस फोर में हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब एस फोर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं एलिमेंट्स का? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देन देयर एग्जिस्ट, मान लेते हैं बी वन, बी टू, ऐसा ले लेते हैं कहां तक? बी एन तक। कहां से होगा ये? फील्ड से होगा। सच दैट कैसा? बीटा टू इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस फोर। तो ये हो गया बी वन बीटा वन प्लस बी टू अल्फा वन प्लस बी थ्री अल्फा टू प्लस, चलते जाएगा कहां तक? कहां तक? बी आई अल्फा आई माइनस वन,
प्लस बी आई प्लस वन अल्फा आई प्लस वन, ये चलते जाएगा प्लस तुम्हारा बी एन अल्फा एन तक। कहाँ तक? बी एन अल्फा एन तक। गौर से देखना, बी आई है एक ज्यादा था और अल्फा में कम था, लेकिन यहाँ बी आई प्लस वन हुआ तो अल्फा आई प्लस वन। क्यों? क्योंकि अल्फा आई वाला एलिमेंट तो इसमें नहीं है, इसीलिए। अच्छा, अगर ऐसी बात है हम उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिए, देन फिर याद करो क्या करेंगे हम यहाँ पे, क्या करेंगे, इनमें से S5 बनाएंगे एक, और उनमें से हम इसको हटा देंगे, बीटा टू को भी इंक्लूड कर देंगे, बीटा टू को भी इंक्लूड कर देंगे। तो बीटा वन बीटा टू अल्फा वन अल्फा टू, ये चलते रहेगा कहाँ तक? अल्फा आई माइनस वन कोमा अल्फा आई प्लस वन कोमा कहाँ तक? अल्फा एन। अच्छा, कैसा सेट होगा ये? जिस एलिमेंट को बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे उस सारे को कलेक्शन को एक सेट में रख दिया, उस एलिमेंट को भी रख दिया, तो गारंटी एलडी होगा। एलडी होगा, बिल्कुल होगा। कैसा होगा? कहते हैं कि सर ये तो एलडी हो जाएगा, लीनियर डिपेंडेंट हो जाएगा। ये लीनियर डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। कैसा होगा? लीनियर डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, अगर ऐसी बात है फिर एक एलिमेंट को हम इधर वाले के एलिमेंट, किधर सवाले, यहाँ जो है ना अल्फा वन अल्फा टू आई माइनस वन फिर आई प्लस वन एन, इनमें से एक एलिमेंट को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। मेरा मोटिव क्या पता है? धीरे 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 करके बीटा वाला एलिमेंट को किसमें, S1 में एक नया सेट बनाने का, जिसमें कि बीटा वाले सारे को इनमें लेके जाएंगे और इनमें से उतना ही एलिमेंट को हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे। ठीक है, यही मोटिव है, यही मोटिव है। हमको दिखाना है m बराबर n, तो क्या करेंगे, एक बार m लेस देन इक्वल टू n दिखा देंगे, दूसरी बार n लेस देन इक्वल टू m दिखा देंगे। दोनों केस एग्जिस्ट करेगा तब जब दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इसी तरीके का मेरा मोटिव है। ठीक है, ओके, बढ़िया है, आगे बढ़ा जाए। चलो, ये एक मेरा S5 सेट बन गया जो कि लीनियर डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है। वेक्टर्स है तो फिर वही बात, अगर ये लीनियर डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है तो हम उसके बाद क्या करने वाले हैं, फिर ढूंढेंगे क्या, देयर एग्जिस्ट, मेरे पास क्या मिलेगा, अल्फा जे लेते हैं। अब लेते हैं यहाँ पे अल्फा जे, देयर एग्जिस्ट क्या, अल्फा जे, और अल्फा जे कहां से होगा, S5 से होगा। कहां से होगा? S5 से। सच दैट अल्फा जे इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, such that alpha j is a linear combination of vectors। कैसा वेक्टर? ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स बीटा वन बीटा टू डॉट डॉट डॉट, हाँ फिर अल्फा वाला को भी लिख देते हैं, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा जे माइनस वन। ठीक है, वेर एक चीज और ध्यान रखना है कि मेरा जो अल्फा जे है वो ना ही बीटा वन होगा और ना ही मेरा बीटा टू होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एलआई सेट है। ये क्या है? एलआई है ना, ये दोनों एलआई है, तो ये दोनों को छोड़ के ही लेना, इन दोनों को क्या करना है, छोड़ के लेना। अच्छा, जे कहां से कहां चलेगा, तो जे वन से लेकर आई माइनस वन फिर आई प्लस वन से लेकर एन, जे इनमें से कोई एक होगा। वन से लेके आई माइनस वन फिर आई प्लस वन से लेकर एन, उन्हीं में से जे होगा। और जे से कम वाले एलिमेंट के लिए हम कॉम्बिनेशन में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं प्रीसीडिंग वंस वाले थ्योरम से, क्योंकि ये जो है ना एलडी सेट है। अच्छा, इसका मतलब अल्फा जे को भी हटा देंगे तो एक नया सेट मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्या कर रहे हैं, एक जे को भी हटा रहे, देन हम बना रहे एल एस सिक्स इक्वल टू वी, वेर एल एस सिक्स इक्वल टू वी। तो एस सिक्स क्या हो गया, एस सिक्स में मेरा बीटा वन बीटा टू ये तो रहेगा ही, साथ में अल्फा वन अल्फा टू डॉट डॉट अल्फा जे माइनस वन, ध्यान रखना, फिर हो जाएगा अल्फा जे प्लस वन, और ये चलते रहेगा कहां तक, अल्फा एन तक। ध्यान रखना बच्चों, जे जो है तुम्हारा कहां से है, वन से लेकर आई माइनस वन फिर आई प्लस वन से लेकर एन, मतलब इसमें से एक एलिमेंट कम है एक्चुअली वाला,
फिर इनमें एक और एलिमेंट कमा दिए, घटा दिए, तो टोटल इनमें से 2 एलिमेंट S1 के 2 एलिमेंट यहाँ से घट चुका है और नया S2 का 2 एलिमेंट β1 β2 इसमें एंट्री ले चुका है ना, वो बाहर जा चुका है, S1 का 2 एलिमेंट और S2 का 2 एलिमेंट इसमें एंट्री ले चुका है, तब ये नया सेट है। और J का वैल्यू कहां से लेकर 1 से लेकर n तक चलेगा, लेकिन ध्यान देना वो I पे भी डिपेंड करेगा। J किस पे डिपेंड करेगा, I पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा चलो बहुत बढ़िया यहाँ तक। इसका मतलब इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं ना, S5 से अल्फा J घटा देते हैं, वही बोल रहे हैं कि S5 से क्या कर दिए इसको, S5 से क्या कर दिए इसको कर देते हैं S5 माइनस क्या अल्फा J घटा देते हैं, क्योंकि J वाला जो है तुम्हारा इसमें नहीं होगा, इसको तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ऊपर वाला जो एक था उसको भी तुम चाहो S5 को लिख सकती हो कि यहाँ पे तुम्हारा S4 में से क्या घट रहा है तुम्हारा, नहीं S4 को लिख सकती हो चाहो तो तुम कि S3 माइनस अल्फा आई, में भी चाहो तो तुम इसको लिख सकती हो S4 को S3 माइनस अल्फा आई, ठीक है, S3 माइनस अल्फा आई लिख सकती हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ये तो तुम्हारा इतना हो गया। कब तक करेंगे, कब तक करेंगे, जब सारा बीटा आई, जितना सारा भी S2 का एलिमेंट है, जितना भी S2 का एलिमेंट है, सारा का सारा S1 के एलिमेंट इस सेट में एंट्री ना ले ले, जितना भी बीटा आई है सारा एंट्री ना ले ले यहाँ पे, तब तक हम लोग इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे, तब तक हम लोग इस प्रोसेस को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। चलो कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस, ठीक है, वी हैव कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस वी हैव कितना, ऑल बीटा जेज, जितना भी बीटाज है इंटर्ड S1 एंड जितना है वो इंटर कर गया S1 एंड सेम नंबर ऑफ अल्फा आईज रिमेनिंग, नहीं रिमेनिंग तो सेम नंबर ऑफ रिमूव होगा ना, रिमूविंग कहां से, कहां से S1 से, कहां से S1 से, जितना सारा बीटाज एंट्री करोगे उतना ही सारा तो आपको अल्फाइज रिमूव करना पड़ेगा। जैसे इसमें आपने 2 β1 β2 एंट्री किया तो आपको यहाँ से 2 अल्फा आई और एक अल्फा आई और एक अल्फा जे को रिमूव करना पड़ा, ठीक है, तो वही वाला बात हो गया। अच्छा अगर ऐसा पॉसिबल है जो हम ऊपर लिखे हैं, या तो ऐसा होगा, इसका मतलब यहां से आपका ये तो पता चल गया कि S1 में कार्डिनलिटी ज्यादा होगा, क्योंकि सारा S2 का एलिमेंट चला गया इसमें, उसको यहाँ से कुछ को रिमूव किए, इसका मतलब कुछ अल्फा यहाँ बचा हुआ अभी भी है ही, जब सारा बीटाज इसमें इंटर कर गया, इसका मतलब S1 का कार्डिनलिटी जो है इससे क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ऑब्वियस है S1 का कार्डिनलिटी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, सारा S2 का एलिमेंट इसमें चला गया और कुछ अल्फा ही बचा हुआ है ही। यहाँ पे क्या लिखे हैं, ऑल बीटाज एंट्री S1 एंड सेम नंबर ऑफ अल्फा इज रिमूव फ्रॉम S1, इसका मतलब S1 में से कुछ तो बचा हुआ रहा होगा, अगर रहा होगा या अगर सारा का सारा ही निकल गया तो फिर तो S1 का कार्डिनलिटी S2 के बराबर हो गया, है ना। अगर S1 में कार्डिनलिटी ज्यादा है तो इसको कुछ ना कुछ वहां पे क्या रह गया, बचा हुआ रह गया होगा। अब S1 का कार्डिनलिटी छोटा हो नहीं सकता क्योंकि सारा बीटाज की बात कर रहा है कि वो चला गया S1 में, इसका मतलब S1 का कार्डिनलिटी तुम्हारा ज्यादा है, इसका मतलब ये वाला है। सपोज करते हैं कि कार्डिनलिटी S1 का नंबर ऑफ S1 में ज्यादा ना हो, अगर ना हो तो वही वाला कर रहे कॉन्ट्राडिक्शन, इफ पॉसिबल, लेकिन वैसा होगा नहीं। अब सारा एंट्री कर चुका है S2 का एलिमेंट S1 में, तो S1 का कार्डिनलिटी तो ज्यादा ही ना होगा, तो S1 S कंटेन कर गया S2 में, एंड S क्या है, S1 बिकम्स दिस प्रोसेस S1 क्या है, S1 क्या है, जब सारा का सारा एंट्री कर जाएगा ना, जैसे S6 S8, जब सारा बीटा जेज या बीटा आइज S1 में एंट्री कर जाएगा तो जो नया सेट बनेगा उसको नाम दिए S, उसको क्या नाम दे रहे हैं S। अगर ऐसा बात नहीं है, अगर S तुम्हारा S1 में नहीं है तो S S2 में होना चाहिए, ठीक है, तो ऐसा ले लिए। देन अगर ऐसी बात है
तो तुम्हारा एल एस भी क्या देगा, भी देगा। ये हम लोग तो इसी तरह कंटिन्यू प्रोसेस में कर रहे थे। बट एस इज प्रॉपर, एस इज प्रॉपर सबसेट, क्या है, एस प्रॉपर सबसेट है एस टू का, एंड एस टू इज ए बेसिस ऑफ भी। ये तो ऑलरेडी हमको दे के रखा है, एस टू बेसिस है। देयरफॉर अगर ये बात है कि भाई तुम बेसिस हो पहले से, यार एक प्रॉपर सबसेट स्पैन कर रहा है, ये कैसा बात हो गया, है कि नहीं। ठीक है, एस इज ए प्रॉपर, अब ये अगर बेसिस हो गया तो जो सेट है, द सेट एस वन, द सेट एस वन बिकम्स, वो होगा किसमें, कम्स एस टू, जो सेट एस वन एस टू हो जाएगा, एंड some vectors of S1 by the above process, ऊपर वाले प्रोसेस से। ठीक है, अच्छा, अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो कार्डिनलिटी क्या होगा, कार्डिनलिटी जो S2 का होगा वो ज्यादा नहीं होगा कार्डिनलिटी S1। हम तो उस समय से वही बोल रहे थे कि S2 का ज्यादा नहीं होगा, इसका मतलब S1 का ज्यादा होगा या बराबर हो सकता है, क्योंकि सारा एलिमेंट एंट्री कर गया इसमें, या तो दो ही पॉसिबिलिटी, या तो दोनों बराबर हो जाए या S1 ज्यादा हो, और उतना ही सारा तुम्हारा अल्फा अल्फा इस तुम्हारा क्या हुआ, रिमूव हुआ S1 से, तब ना एक S नया सेट बनाए। ठीक है, अगर ये ज्यादा नहीं होगा इसका मतलब दैट इज, हम लोग बोल सकते हैं कि m जो है वो तुम्हारा ज्यादा नहीं होगा n से, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि m जो होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा n। m क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा n। ठीक है, कार्डिनलिटी जो है तुम्हारा S1 का वो ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, अब S1 S2 तो हम रेंडमली लिए थे, अब रिप्लेस कर दो S1 को S2 से, S2 को S1 से, तो उस केस में तुम्हारा यहाँ पे n जो होगा छोटा हो जाएगा m से। अब सारा अल्फा आई अल्फा टू किस में लेके चला जाओ, S2 में, बीटा वन बीटा टू के सेट में लेके चला जाएंगे, तो उस केस में तुम्हारा क्या हो जाएगा, n जो है लेस देन इक्वल टू m हो जाएगा, n जो है लेस देन इक्वल टू m हो जाएगा। फिर आगे का काम कर लेंगे, है ना। यहाँ पे अब कुछ नहीं, सिमिलरली क्या करेंगे, सिमिलरली इसी तरह से सीधा चुपचाप रिप्लेस कर दो S1 एंड S2, वी हैव कितना मिलेगा, जो डायरेक्ट मिल जाएगा कि n जो है ना वो बड़ा नहीं होगा m से, इसका मतलब, इधर लिखते हैं वी हैव, n जो होगा वो बड़ा नहीं होगा m से, इसका मतलब n लेस देन इक्वल टू m, लेस देन इक्वल टू m। इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव, फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव, कितना हो जाएगा, n बराबर m, कितना हो गया, n बराबर m। बस यही तो चाहिए था, हेंस प्रूव्ड। इतना ही ना चाहिए था, क्लियर, इतना ही चाहिए था मुझे, क्या कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है कार्डिनलिटी सेम हो जाए, कार्डिनलिटी सेम हो जाए। इसी पे हम लोग इतना देर से डिस्कस कर रहे थे डायमेंशन थ्योरम में कि कोई भी दो बेसिस ले लो, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की जो संख्या है मेरा वो सेम होगा। तो पहले दोनों अलग अलग लिए, फिर क्या किया, S2 के सारे एलिमेंट को कलेक्शन को S1 में कर दिए। अगर S1 दोनों बराबर है तो ठीक है, सारा एलिमेंट, नहीं तो S1 का कार्डिनलिटी ज्यादा होगा, इसका मतलब n ज्यादा हो जाएगा। फिर सेम रिप्लेस कर दिया S2 S1 के सारे एलिमेंट को S2 के कलेक्शन में रखने के लिए, तो उस केस में m ज्यादा हो जाएगा। और दोनों का यूज करेंगे तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि दोनों क्या होगा, बराबर होगा। उसी को हम लोग यहाँ पे क्या किए, अच्छे से डील किए। ठीक है,
अब चलते हैं डायमेंशन ऑफ फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। कोई वेक्टर स्पेस अगर फाइनाइटली जनरेटेड है, मतलब फाइनाइट डायमेंशनल है, तो उसका डायमेंशन हम लोग किस तरीके से देंगे उस पर डिस्कस करते हैं। डायमेंशन ऑफ ठीक है, ये यहां तक एंड हो गया। ठीक है, डायमेंशन ऑफ फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस का डायमेंशन हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, तो गौर से देखना यहाँ पे। ठीक है, लेट V be a vector space over the field F be a finitely dimension vector space, मतलब जिसको हम लोग फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, फाइनाइटली वो जनरेट हो रहा है। ओके, देन डायमेंशन ऑफ V is denoted by dimension of V is denoted by dim V and defined as dimension V equal to cardinality of S equal to n। इस तरह डिफाइन करते हैं। ठीक है, where S is any basis of V over the field F and cardinality of S equal to n। गौर से सुनना, कोई वेक्टर स्पेस है जो कि फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है, तो उसका डायमेंशन कैसे देते हैं, डायमेंशन वी डिनोटेड बाय डाइम भी, और वो डिफाइन होता है इस तरह से, क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट एस का। तो एस क्या है, कोई भी बेसिस। अच्छा, अभी जस्ट हम लोग पढ़े जितना भी बेसिस है, दो बेसिस, कोई भी दो बेसिस लो, उसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। इसका मतलब जितना भी बेसिस अगर है किसी वेक्टर स्पेस के पास, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, तो उसका जो कार्डिनलिटी होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, वो क्या कहलाएगा, डायमेंशन कहलाएगा। किसके लिए, वेक्टर स्पेस के लिए। ठीक है, डायमेंशन कहलाएगा। इसका मतलब R2, तो अगर हम लोग कहें तो इसके पास बेसिस में कितना एलिमेंट होगा, 2 एलिमेंट होगा, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अगर हम लोग मैट्रिक्स लेते हैं ABCD 2x2 का, तो बेसिस में 4 एलिमेंट होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 4 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। क्या कहेंगे, 4 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ऐसे मैट्रिक्स के बेसिस वगैरह पे भी बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा मैट्रिक्स का, जैसे कि हम कल के क्लास में या पिछले क्लास में बताए थे कि हम एक पॉलिनोमियल पे या एक टपल पे हम लोग क्या किए, डिस्कस किए। इस तरह से तुम अलग अलग जगह बहुत सारा चीजों को क्या कर सकती हो, सोच सकती हो, ऑब्जर्व कर सकती हो। ठीक है, जिस तरह से तुम्हारा एग्जाम में आता भी है एज सजेक्टिव। तो ये सारी चीजें हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी बेसिस इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस वी ओवर द फील्ड। बस इतना ही तो है, इससे ज्यादा कुछ कहाँ है डायमेंशन के लिए। अब एग्जाम्पल भी जरूरी है। चलो एक दो एग्जाम्पल देख लिया जाए कैसे काम करता है ये एग्जाम्पल। जैसे कि मान लो पहला लेते हैं हम लोग V बराबर मैट्रिसेस लेते हैं। अभी तक कोई मैट्रिक्स लिए नहीं है। V बराबर ऐसा मैट्रिक्स रखता है, ABCD कलेक्शन है मैट्रिक्स का, सच दैट ABCD कहां से, तुम्हारा रियल इंट्रीज है।
V इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज एंड फील्ड आपका तुम्हारा क्या लेते हैं यहाँ पे R लेते हैं। देन मुझे पता है V ओवर R जो है या V ओवर फील्ड F कितना हो जाएगा, बी ए वेक्टर स्पेस। ये क्या होगा, ये वेक्टर स्पेस मेरा होगा। क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। तो इसका बेसिस अगर कोई लेते हैं, लेट हम लेते हैं बी स्टैंडर्ड बेसिस, याद करो तो कैसा लेते हैं, ई वन देते हैं हम नाम इसको, कितना 1000, ठीक है। इस तरीके से E1 E2 E3 E4 ऐसा लेते हैं, या आप इसको लिख सकते हो इस तरह से 1000, ओके, फिर 0100, फिर 0010, फिर 0001। क्या ये बेसिस है, बिल्कुल बेसिस है। इसका लीनियर कॉम्बिनेशन करोगे तो आपको यही वाला दे देगा ए भी। और ये क्या, तीनों का चारों ये लीनियर इंडिपेंडेंट भी है। इज ए बेसिस, बेसिस ऑफ किसके लिए, वी के लिए ओवर द फील्ड एफ। देन देन हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं डायमेंशन, डायमेंशन किसका, वी का, नंबर ऑफ एलिमेंट कार्डिनलिटी कितना है, 4 है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, फाइनल डायमेंशन वेक्टर स्पेस, जिसका डायमेंशन कितना हो गया, 4, 1 2 3 4। तो डायमेंशन क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी बेसिस, कोई भी बेसिस लो आपका उसमें हो जाएगा। और जो बेसिस है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, सारे बेसिस में सेम होता है, ठीक है। तो ये आपका कहलाया बेसिस। क्या कहलाया, बेसिस। अच्छा, बहुत सारे एग्जाम्पल अलग अलग ले सकती हो, टपल में भी ले सकती हो आप। टपल में भी हम मैट्रिक्स में दिए, टपल में कैसे लेना है, वी को मान लेते हैं कि आर टेन है, और फील्ड भी ले लेते हैं हम लोग, कितना फील्ड ले लेते हैं हम लोग आर। देन मेरा क्या है, वी ओवर एफ इज ए वेक्टर स्पेस, इज ए वेक्टर स्पेस। शॉर्टकट में वेक्टर स्पेस को वीएस भी कहा जाता है। शॉर्टकट में क्या कहा जाता है, वीएस, दैट मीन्स वेक्टर स्पेस, दैट मीन्स वेक्टर स्पेस। अच्छा, इसका अगर डायमेंशन की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो डाइम, अच्छा इसका बेसिस लेते हैं, तो बेसिस में कोई भी एलिमेंट ले लो, मान लेते हैं एस, R10 का है ना। तो इसको कैसे लिखोगे, R10 कैसे लिखा जाएगा, टपल में लिखते हैं। तो याद करो कल हम लोग लिखे थे कितना, E1 E2 स्टैंडर्ड बेसिस, कितना E10 तक जाएगा, कितना E10 तक जाएगा। इज ए बेसिस यहाँ लिख देते हैं, इज ए बेसिस किसके लिए, बेसिस फॉर वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F, ठीक है। वेयर व्हाट डू यू मीन बाय E1 E2, हम लोग पिछले क्लास पर है, E1 में पहला में 1, बाकी हर पोजीशन में 0। कहाँ तक जाएगा ये, टेन टपल तक है ना, 10 है तो 10 तक जाएगा। फिर दूसरा E2 क्या हो जाएगा, 0 पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन 1। जो E यहाँ पे नाम है ना, E2 मतलब दूसरा पोजीशन, E1 मतलब पहला पोजीशन, उसमें 1 रखो, बाकी सब में 0 कर दो। E10 मतलब 10th पोजीशन, ठीक है। तो ये उस तरह से चलते जाएगा तुम्हारा कहाँ तक, 0 तक। फिर ये चलते जाएगा तुम्हारा E10 कितना हो जाएगा, सारा में 0 हो जाएगा, टपल है, ध्यान रखना ये क्या है, टपल है। और ये चलते जाएगा, लास्ट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बेसिस कितना हो जाएगा, एक डायमेंशन कितना होगा, तो डायमेंशन अगर V की बात करें तो S का कार्डिनलिटी कितना हो जाएगा, 10। डायमेंशन अगर V की बात करें तो S का क्या कार्डिनलिटी, जो कि तुम्हारा है 10। इसमें डायमेंशन अगर V की बात करें तो B का कार्डिनलिटी जो बेसिस है 4, है ना। तो ये 10 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द रियल फील्ड, ये हो गया 4 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द रियल फील्ड। ये मैट्रिसेस का है, ये टपल है। आप चाहो तो इस तरह फंक्शन, पॉलिनोमियल, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, जिनका भी आप चाहो वो अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो ना। बाकी आपके लिए एक्सरसाइज रहा, ठीक है। क्लियर, क्लियर। चलो अब फिर हम लोग कुछ आगे एक नया थ्योरम पे चलते हैं, जिसको कहते हैं एक्सटेंशन थ्योरम। क्या कहते हैं, एक्सटेंशन थ्योरम, ठीक है। क्या कहता है एक्सटेंशन थ्योरम, वो देखो। कैसा थ्योरम है, एक्सटेंशन थ्योरम।
थोड़ा इसका डेफिनेशन लिखा जाए। क्या कहता है स्टेटमेंट? every linearly independent every linearly independent subset of a finitely generated vector space forms a part of a basis किसके लिए? v के लिए। सुनना, कहता है जितना सारा भी तुम्हारे पास लीनियर इंडिपेंडेंट एलआई सबसेट होगा ना फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस का, उसको आप चाहो तो एक्सटेंड करके बेसिस में कन्वर्ट कर सकते हो। बस इतना ही तो चाहता है, बहुत सिंपल है। क्या बोले? जितना एलआई सबसेट होगा उसको आप एक्सटेंड करके बेसिस में वेक्टर स्पेस का कन्वर्ट कर सकती हो, लेकिन ध्यान रहे वो वेक्टर स्पेस कैसा होना चाहिए? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। कैसा? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो इनफाइनाइट डायमेंशन भी होता है, बिल्कुल होता है, बहुत सारा होता है। आर ओवर क्यू, दिस इज ए इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। C over R, this is a finite dimensional vector space, but C over Q, this is a infinite dimensional vector space। ठीक है, तो वो सब भी इनफाइनाइट में होता है, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। अगर हो तो आप बेसिस को एक्सटेंड करके उसको एलआई सबसेट को एक्सटेंड करके बेसिस में कन्वर्ट कर सकते हो। बस इतना ही चाहता है, इतना ही चाहता है। ठीक है। अच्छा, इसको एग्जाम में ना एक और तरीका से भी पूछा जाता है, उनमें भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। एग्जाम के लिए एक और तरीका से भी इसको क्या कर सकते हैं, पूछ सकता है, उसको देखते हैं। या ऐसा लिखो, या एवरी linearly independent subset of a generated finitely generated vector space V over the field F is either a basis of V or can be extend extended to form a basis of V। कहता है कि जितना भी एलआई सबसेट होगा ना फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस का, यानी फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस का, या तो वो बेसिस हो जाएगा या उसको एक्सटेंड करके बेसिस में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। बस दो अलग अलग तरीके से पूछने का, क्वेश्चन का अलग अलग तरीका है पूछने का, लेकिन क्वेश्चन वही है। अब इसको हम लोग चलते हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो पहले एलआई सेट लो, उसको एक्सटेंड करके हमको दिखाओ कि वो बेसिस में कन्वर्ट हो रहा है। प्रूफ करते हैं, आ जाओ। proof। Let
V over the field F be a vector space. क्लियर? ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्या फील्ड है? ओवर द फील्ड F एंड जो मेरा S है वो क्या है? S अल्फा 1 अल्फा 2 मान लेते हैं, इसमें M एलिमेंट है। कोई भी ये लीनियर इंडिपेंडेंट, कैसा? लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स किसका? V का। ये कोई भी Li सेट ऑफ वेक्टर्स है, मुझे दिखाना इसको एक्सटेंड करके बेसिस में। तो चलो एक बेसिस भी लेते हैं, एक बेसिस भी हम लोग ले लेते हैं इनका। लेट V ओवर द फील्ड F, ठीक है, बी ए फाइनाइटली जनरेटेड, ये ना, बी ए फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, शॉर्टकट ही लिख दिए। देन देयर एग्जिस्ट अ बेसिस, अभी हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में कि अगर कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसके पास गारंटी है एक बेसिस तो मिलेगा ही मिलेगा। नाम देते हैं उसको बी, सेट दिए नाम बी, एलिमेंट देते हैं बीटा 1 बीटा 2 डॉट 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 बीटा m, ये सारे एलिमेंट है। m डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ये। कितना है? अच्छा m ऊपर ले लिया अल्फा में, तो इसको n कर देते हैं, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। अगर ऐसी बात है एक बेसिस मिलेगा तो इतना तो गारंटी है कि LB करेंगे तो वो V को जनरेट करेगा, गारंटी है ना। क्यों? क्योंकि बेसिस जो है ना स्पैन करता है वेक्टर स्पेस को, साथ में वो Li होता है। अच्छा S तो Li ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं, कोई भी सबसेट है या तो S खुद बेसिस हो जाएगा या उसको एक्सटेंड करना है बेसिस में, यही टारगेट है मेरा। चलो अच्छी बात है, मेरा टारगेट क्या है? वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट S can be extended, can be extended to a basis of V over the field F। हम लोग इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, कैन बी एक्सटेंडेड टू ए बेसिस ओवर द फील्ड F, ठीक है। अच्छा ऐसी बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मान लेते हैं हम लोग लेट S1 एक्सटेंड करना है ना, S यूनियन B, S यूनियन B, ठीक है। कितना हो जाएगा? जो Li सबसेट है और बेसिस है दोनों का एलिमेंट्स को एक जगह रख लो, ठीक। अच्छा M और N को, ये सबसेट हो जाएगा V। क्यों? चलो दोनों को S मान लिए। अच्छा बेसिस तो B है मेरा, B क्या है? बेसिस है, S क्या है? Li है। अच्छा तो LB करने पे ही तो V दे देता है, इसका मतलब LS1 करेंगे तो भी V देगा, क्योंकि जनरेट करेंगे अगर उससे ज्यादा एलिमेंट है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो क्या करें बताओ? क्योंकि सिंस सिंस LB करने पे ही V दे देता है और B जो है सबसेट है S1 का, इसका मतलब LS1 भी आप करोगे तो आपको वेक्टर स्पेस जनरेट करके देगा, आपको वेक्टर स्पेस जनरेट करके देगा। अच्छा B अगर बेसिस है
तो कोई भी एलिमेंट V का हो जाए वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी लिख सकते हैं, या लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा वन बीटा टू डॉट डॉट बीटा एन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जो S का एलिमेंट है अल्फा वन अल्फा टू, ये सारा एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोग बीटा वन बीटा टू के लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी बात को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसी बात को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर वापस सिंस अल्फा आई जो होगा कहाँ से होगा, वेक्टर स्पेस से हो जाएगा, और वो क्या है, एल बी है, बी के एलिमेंट मतलब स्पैन करता है बी, है ना, बेसिस है। तो देन जितना भी अल्फा आईज होगा, अभी जस्ट हम बोले क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ किसके किसके वेक्टर्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स बीटा वन बीटा टू डॉट 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 बीटा एन, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे कितना हो गया, S1 जो मेरा हो गया वो कैसा हो गया, लीनियर डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर। S1 इज ए लीनियर डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स, क्या कहलाएगा, LD वेक्टर का सेट कहलाएगा। अच्छा, ये बात है, ओके। एक चीज यहाँ नोट करो, इससे पहले भी हम लोग लिखे हुए हैं, क्योंकि जो मेरा अल्फा वन है अल्फा टू है डॉट 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 अल्फा एम, वो S है और वो क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट है, जिसको एक्सटेंड करना है मुझे। देन देयर एग्जिस्ट बीटा जे जो कि बी का बेसिस का एलिमेंट होगा, सच दैट बीटा जे इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग, क्योंकि एलडी है तो प्रीसीडिंग वेक्टर्स, और कौन कौन सा वेक्टर्स प्रीसीडिंग वेक्टर्स में, अल्फा प्रीसीडिंग वेक्टर्स अल्फा वन अल्फा टू, तो इधर से लिखते हैं अल्फा वन अल्फा टू डॉट 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 अल्फा एम, फिर आ जाएगा बीटा वन बीटा टू डॉट 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 बीटा कहाँ तक, जे तक है तो जे माइनस वन तक, जे है तो जे माइनस वन तक। अगर एल डी है तो अभी पिछले क्लास में पढ़े थे, एक वेक्टर अगर इनमें से लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको अगर हटा दे, एक नया कलेक्शन ऑफ सेट बनाएंगे, वो भी मेरा क्या होगा, स्पैन तो जरूर करेगा, स्पैन गारंटी करेगा। अगर LS1 कर रहा है तो एक S2 बनाते, वो भी तुमको क्या करेगा, स्पैन करेगा, इतना तो पक्का है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो लेट, अगर ऐसी बात है तो लेट मानते हैं S2 इज अ कलेक्शन ऑफ अल्फा वन अल्फा टू डॉट 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 अल्फा एम, इनको तो रखना ही है क्योंकि इसी को तो एक्सटेंड करना है, बीटा वन बीटा टू डॉट 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 बीटा जे माइनस वन, बीटा जे को हटा देंगे तो जे प्लस वन, और ये चलते रहेगा तुम्हारा कहाँ तक, बीटा एन तक, कहाँ तक, बीटा वन तक। ओके, सिंस LS1 जो है तुम्हारा वेक्टर स्पेस देता है एंड बीटा जे इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन है, इज ए लीनियर, एक बार और लिख देते हैं, क्लियर कर देते हैं इस बात को, कॉम्बिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ किसका, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन, फिर बीटा वन बीटा टू डॉट 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 बीटा जे माइनस वन। अगर ऐसी बात है तो LS2 कितना हो जाएगा, कहता है कि ये भी तो वेक्टर स्पेस होगा ओवर द फील्ड F, क्या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। LD जिसको लिखे उसको हटा दिए तो भी वेक्टर हो गया, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इफ S2 अगर लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर हो गया तो S2 बेसिस हो गया, है कि नहीं, सेट ऑफ वेक्टर्स देन मेरा क्या हो जाएगा, अगर S2 सेट ऑफ वेक्टर्स है Li सेट का तो S2 इज अ बेसिस, काम खत्म, है ना। S1 तो LD था, तो अगर S2 एक हटा दिए, अगर S2 Li है तो S2 बेसिस हो गया क्योंकि स्पैन तो कर ही रहा है। और अगर LD है तो फिर एगो को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे,
तो इसी तरह इसी प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर ये Li हो गया, बेसिस हो जाएगा, एंड S2 हो जाएगा इज एक्सटेंशन सेट। क्या कहलाएगा, एक्सटेंशन सेट। एक्सटेंशन सेट किसका, एस का। किसका, एस का। और अगर S2 तुम्हारा क्या हो जाए, लीनियर डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। लीनियर डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अगर LD का हो जाए, देन कंटिन्यू दिस प्रोसेस, कंटिन्यू सेम अबव प्रोसेस, कंटिन्यू सेम जो अभी किए हम लोग, फिर एगो को लेंगे, फिर LD लिखेंगे, फिर उसको हटाएंगे, फिर एक नया सेट बनाएंगे, इसी तरह से चलते रहेगा, ठीक है। वी हैव, बार बार तब तक करते रहेंगे जब तक कि मेरे पास एक Li सेट नहीं आ जाए। कहां से, S यूनियन B से एक Li सेट ना आ जाए, तब तक हम लोग करते रहेंगे। लेकिन ध्यान देना, ये जो एलिमेंट्स S का, इसको नहीं हटाना है। बीटा 1 बीटा 2 में से क्या करना है, एक एक को बाहर निकालना है ना, रिमूव करना है। इनको नहीं, क्योंकि ये तो S का एलिमेंट है S1, और इसी को तो एक्सटेंड करना है, ठीक है। तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, मुझे एक सेट मिल जाएगा, सेट एस डैश, नाम क्या देते हैं, सेट, वी हैव ए सेट, इसको नाम देते हैं एस डैश, सच दैट कि एस जो है मेरा कंटेन करेगा एस डैश में, क्योंकि एस लीनियर इंडिपेंडेंट है। क्या है, एस लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है। ओके, तो पहले लिख चुके हैं। एंड एल एस डैश अगर हम लोग करेंगे तो वो वेक्टर स्पेस दे देगा। ये तब तक करते रहना जब तक कि एल आई ना आ जाए, ठीक है। वी हैव ए सेट एस डैश जो एस कंटेन करेगा एस डैश में, और एल एस डैश भी दे देगा। यहाँ पे एस डैश तो उसमें कंटेन करेगा ही साथ में। अच्छा, ठीक है, वी हैव ए सेट एस डैश, ठीक है, और एस एल आई था, और एस डैश क्या होगा, एस डैश क्या हो जाएगा, ऑल्सो एस डैश इज लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स ऐसा लेना है, तब तक लेना है जब तक Li ना हो। तो एस यूनियन, एस डैश क्या था, एस यूनियन बी, उनमें से एक एक को रिमूव करते जाएंगे बी का एलिमेंट को, तब तक लेना है जब तक Li ना हो। एक बार Li बन गया, वो तो स्पैन करेगा ही, तो उसको नाम दे दिए एस डैश, तो मेरा बेसिस आ गया। देयरफॉर यही तो काम करना था मुझे, है कि नहीं, यही तो काम करना था। देयरफॉर एस डैश ही मेरा क्या हो जाएगा, बेसिस। Therefore, S dash is a basis of a vector space V over the field F। इसका मतलब जो X dash हो जाएगा is an extension set। क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन सेट। इसका S का एक्सटेंड करना बोल रहा था ना, यही हो गया मेरा प्रूफ्ड, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, बहुत आसानी से यहाँ से स्टार्ट किया और एक पेज में ही खत्म कर दिए एक्सटेंशन थ्योरम। किसी भी लीनियर इंडिपेंडेंट जो सेट है उसको हम लोग एक्सटेंड करके क्या बना सकते हैं, बेसिस बना सकते हैं। लेकिन ध्यान देना कि इसका फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस का, जो फाइनाइटली जनरेट होता है उसी का बना सकते हैं हम लोग। क्या बना सकते हैं, बेसिस। क्या बना सकते हैं, बेसिस। क्लियर। चलो अब फिर एक नया थ्योरम देखते हैं एक नए पेज में, ठीक है। बहुत सारा थ्योरम है, बहुत सारा थ्योरम है, उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। इसमें इस लेक्चर्स में थ्योरम ही थ्योरम चलने वाला है तुम्हारा। इस लेक्चर्स में क्या चलने वाला है, ओनली थ्योरम ही थ्योरम। तो ये एक थ्योरम फिर देखते हैं हम लोग। थ्योरम, ठीक है, क्या है, एच जितना भी है सेट ऑफ n+1 या उससे ज्यादा वेक्टर्स, इच सेट ऑफ n+1 या उससे ज्यादा वेक्टर्स किसका, ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। इसका फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F of dimension
of dimension n, finite dimensional vector space V over the field F of dimension n is linear, here linearly dependent. ठीक है. The each set of n plus one or more vectors of a finite dimensional vector space V of dimension n is linearly dependent. कितना डायमेंशन का? n डायमेंशन का. वो क्या हो जाएगा? linearly dependent होगा. linearly dependent होगा मतलब वो जो है ना n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में अगर आप n प्लस वन एलिमेंट का कलेक्शन लोगे, सेट लोगे, तो वो क्या होगा? गारंटी है वो सेट क्या होगा? एलडी सेट होगा. बस यही बोल रहा है. इसका मतलब आपको अगर एलआई सेट चाहिए तो मैक्सिमम एन तक ही वर्क करेगा, एन से ज्यादा तो आपका एलडी गारंटी है. एन में भी एलआई होगा, एलडी होगा, ये नहीं कह सकते, लेकिन एन प्लस एन से ज्यादा मोर देन एल एलिमेंट किसी सेट में होगा तो गारंटी है वो एलडी ही होगा. चलो अच्छी बात है, देखते हैं कैसे करते हैं इसको. बहुत छोटा सा है, ठीक है, बहुत छोटा सा है. चलो प्रूफ करते हैं. लेट V जो वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F कैसा है? बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस. फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड डायमेंशन जो है इसका क्या है? डायमेंशन किसका? V का मान लेते हैं n. ओके, बहुत बढ़िया. चलो लेट डायमेंशन n ले लिए. लेट s क्या हो जाएगा? तो s बी ए सेट ऑफ वेक्टर्स. कैसा वेक्टर्स? सेट ऑफ वेक्टर्स विथ n प्लस वन, विथ n प्लस वन या इससे ज्यादा, n प्लस वन या उससे ज्यादा, मोर देन n वेक्टर्स, मोर देन n वेक्टर्स. ओके, बहुत बढ़िया. किसका? वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड है. चलो अच्छी बात है. आगे अगर ये n प्लस वन एक ऐसा कलेक्शन है, सेट है जो n प्लस वन या उससे ज्यादा वेक्टर को, n वेक्टर से ज्यादा वेक्टर को कलेक्शन को रखता है, n प्लस टू n प्लस थ्री में भी हो सकता है. ठीक है. मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है वी हैव टू शो दैट, मेरा टारगेट है वी हैव टू शो दैट जो S है ना उसको क्या दिखा दो आप? LD दिखा दो. S को क्या दिखा दो? LD सेट ऑफ वेक्टर्स. LD दिखा दो, काम बन जाएगा. अगर ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, इफ पॉसिबल, मान लो LD नहीं है, हम बोल रहे हैं क्या n से ज्यादा एलिमेंट रखने वाले को LD है, वो LD होना चाहिए. मान लो LD ना हो तो S को क्या मान लेते हैं? S इज लीनियर इंडिपेंडेंट. हम बोल रहे LD होगा, तुम बोले नहीं LD नहीं होगा, LI हो सकता है. तो चलो LI है. अगर LI है तो कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, देखना क्या आएगा. S अगर लीनियर इंडिपेंडेंट हो गया, क्या हो गया? लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स, लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स. देन अभी हम लोग जस्ट बोले बाय एक्सटेंशन थ्योरम. क्या हो गया? बाय एक्सटेंशन थ्योरम. बाय एक्सटेंशन थ्योरम S को क्या बोल सकते हैं? S कैन बी एक्सटेंडेड. किसमें? बेसिस के लिए. S कैन बी एक्सटेंडेड टू सेट S डैश, मान लेते हैं एक्सटेंडेड टू सेट S डैश जो क्या हो जाए? बेसिस हो जाए. विच इज ए बेसिस, विच इज ए बेसिस किसके लिए? वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F. अच्छा, अगर बेसिस हो जाए, एक्सटेंड करेंगे तो गारंटी है S डैश जो है, जो एक्सटेंशन सेट होगा S का, क्योंकि एवरी LI सेट एक्सटेंडेड टू ए बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस. अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं ना. तो S डैश जो होगा गारंटी या तो दोनों सेट बराबर होगा S का, या तो S डैश ज्यादा होगा क्योंकि एक्सटेंड कर रहे हैं. अच्छा, ये बात है.
अब फिर आगे बढ़ाओ, सिंस क्योंकि एस के पास मोर देन एन एलिमेंट है तो कार्डिनलिटी जो है एस का वो एन से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एस जो है तुम्हारा क्या है, एन प्लस वन या उससे ज्यादा एलिमेंट रखता है। अच्छा, डेट मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि कार्डिनलिटी एस डैश का होगा वो भी ज्यादा होगा। और एस डैश क्या है तुम्हारा, एस डैश क्या है, बेसिस है। एस डैश क्या है, बेसिस है। हो गया ना कॉन्ट्राडिक्शन, दो बेसिस में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, ये भी हम लोग अभी कुछ देर पहले देखे। ठीक है, ये भी हम लोग कुछ देर पहले ही देखे। बट डायमेंशन जो है भी का वो तो एन है, और आप अब यहाँ बोल रहे हो कि ये एस डैश बेसिस हो सकता है जो कि एन प्लस वन एन से ज्यादा एलिमेंट रख रहा है, और बोल रहे हो डायमेंशन एन है, इसका मतलब बेसिस का एलिमेंट की संख्या ही ना डायमेंशन होता है। तो ये कैसी बात है, एक जगह डायमेंशन आप एन बोल रहे हो, एक जगह उनसे ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब दोनों बराबर तो नहीं हो रहा, तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, आपने जो इसको एल आई ले लिया है ना, यही गड़बड़ है। ये एल आई नहीं होगा, क्योंकि डायमेंशन एन तो दिया हुआ है और एस एन प्लस वन एलिमेंट रखता है, तो एस डैश का डायमेंशन भी, एस डैश में एलिमेंट भी या तो एन प्लस वन के बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा। इतना तो गारंटी एन से ज्यादा होगा, और यह एन है, तो दोनों बराबर तो नहीं है। और कोई भी दो बेसिस हो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट रखता है, ये भी हम लोग जानते हैं। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि आपने एस को क्या ले लिया है, एल आई, यही गड़बड़ है। क्या ले लिया, एल आई। वी नो डैट, उसी बात को हम अभी यहाँ पे लिखने वाले हैं। वी नो डैट any two basis, any two basis, we know that any two basis of finite dimensional vector space, शॉर्टकट में लिखें, ठीक है, have same elements, have same number of elements, same elements या same number of elements, ठीक है, एंड वो जो होगा ना इक्वल, किसके इक्वल होगा, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, किसके होगा, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, जो कि यहाँ n के बराबर है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम तो यहाँ से बोल सकते हैं देन जो मेरा s डैश है इज नॉट ए बेसिस, वो बेसिस नहीं होगा क्योंकि यहाँ n के बराबर होना चाहिए, बेसिस ऑफ f ओवर द फील्ड q। तो यही तो मेरा कॉन्ट्राडिक्शन ना हो गया। आपने एल आई लिया तो हम बोल दिया डैश बेसिस हो जाएगा एक्सटेंशन थ्योरम से, फिर यहाँ पे बोल दो बेसिस नहीं हो रहा है क्योंकि वो n के बराबर नहीं हो रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। या तो एक्सटेंशन थ्योरम गलत है, वो तो गलत हो नहीं सकता, अभी जस्ट प्रूव किया, इसलिए आपने जो माना है ना एल आई, यही बात गलत है, पॉसिबल पॉसिबल है ही नहीं, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन दैट, ये कॉन्ट्राडिक्शन है क्या, कि एस जो होगा वो एक्सटेंडेड बेसिस होगा, एक्सटेंडेड टू एस डैश। इसका मतलब, इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं कि एस जो हो जाएगा लीनियरली, लीनियरली डिपेंडेंट, linearly dependent set of vectors, linearly dependent set of vectors। ऐसे जो होगा मेरा क्या होगा, एलडी सेट ऑफ वेक्टर्स, एलडी होगा, क्या हो जाएगा, एलडी होगा। क्लियर, क्लियर, यहां तक क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, नेक्स्ट थ्योरम इसके आगे देखते हैं। कोई भी, इससे यही ना क्लियर हुआ इस छोटे से थ्योरम से, कि कोई भी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में अगर आप n प्लस वन एलिमेंट या उससे ज्यादा लेती हो तो वो जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा, एलडी हो जाएगा। ठीक है, बस इससे इतना ही जानना था। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ा जाए। फिर एक नया थ्योरम, थ्योरम ही थ्योरम, थ्योरम ही थ्योरम। ठीक है, बहुत थ्योरम चलने वाला है। ओके, लेट V is a vector space over the field F
which is spanned by a finite set of vectors. Finite set of vectors beta 1, beta 2, beta m. फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स क्या लिए? बीटा 1, बीटा 2 डॉट 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 बीटा m. ठीक है, देन एनी लीनियर इंडिपेंडेंट, ध्यान रखना क्या लिख रहे हैं, गौर करना, एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, सेट ऑफ वेक्टर्स, किसमें? V में, वो क्या हो जाएगा? फाइनाइट, पहली बात। एंड दूसरा, कंटेन्स नो मोर देन n, सॉरी n तो नहीं है यहाँ पे, m है, m वेक्टर्स। ठीक है, कहता है कि V जो होगा वेक्टर स्पेस होगा जो स्पैंड होता है, फाइनाइट सेट है, मतलब फाइनाइट जनरेटेड है। इसका मतलब V जो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, क्योंकि फाइनाइट सेट से स्पैंड हो रहा है, सेट ऑफ वेक्टर से स्पैन हो रहा है, तो कहता है कि एनी Li सेट ऑफ वेक्टर जो होगा V का, जितना भी Li सेट ऑफ वेक्टर्स है वो भी फाइनाइट होगा, जितना भी Li सेट है वो भी फाइनाइट होगा, और वो कंटेन करता है नो मोर देन m वेक्टर्स। m वेक्टर्स से ज्यादा वो कंटेन कर ही नहीं सकता है। मतलब अगर ये इससे स्पैंड होता है तो मान लेते हैं ls तुम्हारा V देता है, जिसमें s में कितना है? बीटा 1, बीटा 2 डॉट 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 बीटा m है, तो गारंटी है कि जितना भी Li सेट लोगे वो मैक्सिमम जाएगा तो m तक जाएगा, m से ज्यादा वो कभी जा ही नहीं सकता। जिससे स्पैंड होता है उससे ज्यादा वो जा ही नहीं सकता, मैक्सिमम भी मैक्सिमम जाएगा तो यहीं तक जाएगा। बात तो शानदार है, जिससे स्पैंड हो रहा उससे ज्यादा तो जा ही नहीं सकता Li से। चलो देखते हैं, लेट V, ये भी छोटा सा है प्रूफ, V बी ए वेक्टर स्पेस क्या है, शॉर्टकट में लिखते हैं Vs वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। अच्छा, एंड ये जो मेरा बीटा 1 है और बीटा 2 है, इसका कुछ नाम दे देंगे, डॉट 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 बीटा m। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं s, इसको क्या नाम देते हैं? s बराबर, जो कंटेन करता है, काम करो या छोटा पड़ रहा है ये, इधर लिख देते हैं, एंड s बराबर, ठीक है, जो कंटेन करता है तुम्हारा वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f, और साथ में V अगर कर दे ls हो जाएगा। ठीक है, V क्या हो जाएगा? ls हो जाएगा। ओके, लेट s डैश बी एनी सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। अगर ये कोई भी इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो, किसका? वेक्टर स्पेस V का मान लेते हैं, तो S डैश का जो कार्डिनलिटी है ना, इस S के बराबर मैक्सिमम जाएगा या उससे कम होगा। इसका मतलब S डैश का कार्डिनलिटी या तो तुम्हारा m जाएगा या m से कम ही होगा। नो मोर देन m वेक्टर्स, m वेक्टर से ज्यादा कंटेन कर ही नहीं सकता। ठीक है, अगर m वेक्टर से ज्यादा कंटेन कर ही नहीं सकता। ये क्या ले लिए? S डैश को लीनियर इंडिपेंडेंस, सिंस वेक्टर स्पेस जो है ना स्पैंड होता है S से, बिल्कुल होता है, एंड S का कार्डिनलिटी तुम्हारा कितना है? m है। इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि डायमेंशन जो होगा बेसिस में एलिमेंट जो होगा या तो m होगा या m से कम होगा।
है ना। डायमेंशन क्या होता है, एल आई। अगर वो एस एल आई हो जाए, अगर ये एस एल आई हो जाए तो फिर तो काम ही खत्म। तो फिर तो ये भी एस डैश एनी सेट में ये सेट ले सकते हैं, तो या तो बराबर ही हो जाएगा फिर, है ना। कंटेंट्स नो मोर देन वाला बात सही हो जाएगा, बराबर भी है तो उससे ज्यादा तो नहीं ना रखता है, हाँ तो सही है। और अगर ये एल डी हो जाए, और अगर ये एल डी है लेकिन स्पैन कर रहा है, तो डायमेंशन तो उससे कम होगा, क्योंकि एल डी है तो एक दो वेक्टर हटाएंगे तभी एल आई हो सकता है ना। एल डी वेक्टर में से कोई एक लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा, अगर ये एल डी होता है तो इनमें से हटाएंगे, तब फिर मे भी एक वेक्टर हटाने के बाद तुम्हारा एल आई हो, या फिर एल डी हो, फिर एक वेक्टर हटाएंगे, नहीं पता। तो इतना तो गारंटी है कि डायमेंशन एल आई सबसेट और स्पैन करने वाला होता है, तो डायमेंशन तो तुम्हारा एम से कम होगा, इतना तो गारंटी है, इतना तो गारंटी है। चलो ठीक है। और अगर एल आई हो गया एस तो डायमेंशन बराबर हो जाएगा एम के, और अगर एल डी हो गया तो डायमेंशन छोटा हो जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम अबव थ्योरम, अभी जो हम लोग कुछ देर पहले ही एक थ्योरम पर है उनसे देखते हैं। थ्योरम का पूरा नाम नहीं लिखेंगे। फ्रॉम अबव थ्योरम, इफ एस डैश इज लीनियर इंडिपेंडेंट, अगर एस डैश क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट है सेट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, देन कहता है कि कार्डिनलिटी जो होगा एस डैश का वो लेस देन इक्वल टू होगा डायमेंशन ऑफ भी। एक्सटेंशन थ्योरम, एस डैश एल आई है, एवरी एल आई सेट को एक्सटेंड करके हम लोग क्या बना सकते हैं, बेसिस, और बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट ही तुम्हारा डायमेंशन होता है। तो अगर ये एल आई है और ये बेसिस है, एस डैश बेसिस है, तो डायमेंशन के बराबर होगा नहीं, तो डायमेंशन से तो कम ही होगा ना, एक्सटेंशन थ्योरम से एक्सटेंड करते हैं तब, है कि नहीं। अगर डायमेंशन से कम होगा, और डायमेंशन किससे कम है, तुम्हारा एम से है, इसका मतलब हो गया एस डैश जो है तुम्हारा किससे कम हो गया, एम से कम हो गया। बस यही तो काम करना था, ये डायमेंशन कहाँ पे एम से कम है, तो यहाँ से एस डैश जो हो गया तुम्हारा एम से कम हो गया। इतना ही तो करना था, इतना ही तो करना था। इसी का मतलब दैट इज क्या बोल सकते हैं, दैट इज जो ये मेरा है नंबर ऑफ, दैट इज नंबर ऑफ वेक्टर्स, नंबर ऑफ वेक्टर्स किसमें, लीनियर इंडिपेंडेंट सेट में, किसमें, लीनियर इंडिपेंडेंट सेट में अधिक से अधिक कितना होगा, इज एटमोस्ट, एटमोस्ट, एटमोस्ट एम, मैक्सिमम कितना जाएगा, एम तक, खत्म। इतना सिंपल है। अगर इतना सारे थ्योरम आज तक हम लोग लेक्चर नंबर 11 में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, 10th लेक्चर इससे पहले ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप सबको सभी को कलेक्शन करोगे, इकट्ठा करोगे, उसका निचोड़ देखोगे, तो इतने सारे थ्योरम्स अभी तक हम लोग कर चुके हैं, जिसके हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चन या बहुत सारे थ्योरम जो अपकमिंग है उसमें कुछ सोच सकते हो कि अच्छा ये इस तरह से जाता है, ये इस तरह से जाता है, ऐसा क्या काम किया जाए कि ये यहाँ पे ये सही हो जाए, वैसा क्या काम किया जाए कि यहाँ पे वो चीजें निकल के आ जाए, ठीक है। इस तरह से आप बहुत सारे थ्योरम्स पे भी क्या कर सकते हो, डिस्कस कर सकती हो, उस पर सोच सकती हो, ऑब्जर्व कर सकती हो, ठीक है। बहुत सारे थ्योरम वैसा ले सकती हो, बहुत सारा। चलो नेक्स्ट थ्योरम एक और देखते हैं, ठीक है। यहां तक तो हो गया, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। ये भी क्लियर है, एक पेज पे यहाँ तो दो थ्योरम आ गया, अब देख लो। ये एक पेज है, एक पेज पे आपका एक थ्योरम यहाँ है, एक थ्योरम यहाँ है ना, आसानी से दो थ्योरम आ गया, क्लियर हो गया है ना। उससे पहले भी हम लोग एक पेज पे एक सिंगल थ्योरम पूरा देखे, जो आपकी यूनिवर्सिटी में भी पूछता है। उसके पहले भी फाइनल डायमेंशनल का क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, उसका एग्जाम्पल देखे, और फाइनल डायमेंशन होता क्या है वो चीजें देखे, है ना। छोटा 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 चीजों पे आज हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं एक नया थियरम की ओर। थियरम, बहुत सारे हैं, छोटा छोटा रिजल्ट है, जानना बहुत जरूरी है। इफ v over the field f is a finite dimension,
वेक्टर स्पेस, finite dimensional vector space with dimension n, ठीक है। finite dimensional vector space जिसका डायमेंशन n है, that is ये finite dimensional vector space of dimension n with dimension n, ठीक है। the finite dimensional vector space then any set of n linearly, क्या linear ये भी लिख सकती है, independent vectors in V forms a basis, क्या बनाता है, basis of V। बहुत अच्छी बात है। कहता है कि V फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है जिसका डायमेंशन n है, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू n। तो कहता है कोई भी सेट ले लो जो n li वेक्टर रखता है, कोई भी सेट जिसका कार्डिनलिटी n है या n li वेक्टर है, तो वो कहता है कि वो बेसिस हो जाएगा। इसका मतलब एक तो बेसिस बनने के लिए क्या चाहिए, एल वो तो एल बोल ही रहा है, अब बस खाली स्पैन करने बोल दो कि एक एस लेता है जिसका कार्डिनलिटी एन है और वो एल है, और खाली स्पैन अगर कर दिया तो बेसिस हो गया। मेन टारगेट क्या है मेरा, स्पैन करना। मेन टारगेट क्या है, स्पैन करना एक तरह से। एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का कोई भी एन एलिमेंट रखने वाला एल सबसेट क्या बनेगा, बेसिस बनेगा। बस ये वाला बात बोल रहा है और कुछ भी नहीं। चलो देखते हैं, प्रूफ करते हैं इनको। प्रूफ कैसे करोगे, कैसे करोगे, ठीक है। चलो, छोटा है, बहुत बड़ा है नहीं। आप अगर सोचो तो इसको कर सकती हो। एन एल आई सबसे वेक्टर्स रखता है कोई सेट, तो वो तो एल आई हो गया, बस खाली स्पैन कर दे, इतना ही ना चाहिए, स्पैन कर दे, काम खत्म। लेट भी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ बी ए, कैसा वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो शॉर्टकट ना लिख दे, finite dimensional vector space with dimension of v equal to n, आसान होगा लिखने में, ठीक है। लेट, अच्छा अगर डायमेंशन n है तो इतना तो पता है कि एक बेसिस तो मिलेगा ही। अच्छा वो तो बाद में देखेंगे, पहले एनी बेसिस की बात, एनी एल सबसेट की बात कर रहे हैं, उनको देख लेते हैं। linearly independent set of vectors, linearly independent set of vectors किसमें, V में, किसमें, V में। मुझे दिखाना क्या है, we have to show that, क्या दिखाना है, we have to show that, मुझे ये दिखाना है कि मेरा जो S है ना वो बेसिस हो जाएगा, बस इतना ही। एल सबसेट का, एल वेक्टर का कलेक्शन है, कितना n वेक्टर है और v का डायमेंशन भी n है, तो बता दो कि जो एल सब वेक्टर्स का कलेक्शन होगा ना वो बेसिस हो जाएगा। बार बार हम बात को दोहराते इसलिए ताकि आप उस पर अटेंशन लो, है ना, ध्यान से सुनो कि कह क्या रहे हैं और उसको करना कैसे है। मेरे लिखने से पहले तुम्हारा सोच जाना चाहिए, तब तो जाके लगेगा कि हाँ कुछ सीख रहे हैं, कुछ हो रहा है, लग रहा है कि मजा आ रहा है। अच्छा चलो ऐसी बात है तो थोड़ा काउंटर सोच के देखते हैं कि मान लेते हैं कि वो बेसिस नहीं होगा, इफ पॉसिबल मान लेते हैं कि ये बेसिस नहीं होगा। अभी दो हम लोग थ्योरम को इस तरह कॉन्ट्राडिक्शन में करके प्रूफ किए हैं, है ना। इफ पॉसिबल मान लेते हो कि बेसिस नहीं होगा, एस इज नॉट ए बेसिस, एल आई तो है उसको स्पैन करना है तो बेसिस बन जाएगा। मान लेते हैं कि वो बेसिस नहीं होगा लेकिन एन एल आई सबसेट वेक्टर्स रखता है, इतना है। देन एस कैन बी एक्सटेंडेड, अगर वो बेसिस नहीं है और एल आई है तो उसको तो एक्सटेंड कर सकते हैं, कैन बी एक्सटेंडेड किसमें,
बेसिस के लिए टू ए बेसिस कैन बी एक्सटेंडेड टू ए बेसिस जिसको नाम देते हैं एच डैश जो कि वी का है। अच्छा ऐसी बात है, क्योंकि एस जो है तुम्हारा कंटेन करेगा एस डैश में, क्योंकि एस एल आई तो है, लेकिन अगर बेसिस नहीं है तो एक्सटेंड करेंगे एक्स डैश में, तो गारंटी है एस जो होगा प्रॉपर हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। दैट मीन्स कार्डिनलिटी तो स्ट्रिक्टली छोटा होगा एस डैश से। इसका मतलब इतना तो बोल सकते हैं कि एस डैश का कार्डिनलिटी तुम्हारा एन होगा और एस डैश तुम्हारा क्या होगा, बेसिस होगा। फिर वही बात, एस डैश अगर बेसिस से नंबर ऑफ एलिमेंट एन से ज्यादा रखता है, ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि बेसिस सारे बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होता है और बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट डायमेंशन के बराबर होता है, और यहाँ पे डायमेंशन मेरा कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। इसका मतलब इसको ये बेसिस नहीं होगा, ये बात बोलना गलत है, इसको बेसिस होना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो मेरा ऊपर का थ्योरम गलत हो जाएगा। थ्योरम तो गलत हो नहीं सकता, इसका मतलब आपका माना हुआ बात गलत है। वही घुमा फिरा के घुमा फिरा के घुमा फिरा के हम उसी चीज को कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्डिनलिटी जो है इसका है ना, ये सब आप छोटा छोटा लैंग्वेज है, लिख सकती हो, चाहो तो ना भी लिख सकती हो। दैट इज, आप यहां से बोल सकती हो कि द बेसिस एस डैश of vector space V over the field F contain more than n vectors, contains more than n vectors, ठीक है, but every basis contains exactly n vector, contains more than n vectors which is contradiction, क्योंकि n वेक्टर से ज्यादा रखने वाला ऐसा बेसिस हो ही नहीं सकता, बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा वो डायमेंशन के बराबर ही होता है, ठीक है। बट उसी बात को यहाँ पे लिख रहे हैं, every basis of V over the field F contain exactly n vectors, क्योंकि डायमेंशन ही n है, ठीक है। सो या हेंस लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन से हम लोग बोल सकते हैं कि S जो होगा मेरा क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा, इसके लिए वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड इन। क्या किए, एगो S ले लिए, Li है और दिखाना बेसिस है, मान लेते नहीं है तो बेसिस नहीं होगा तो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं एसडीएस में, तो वो तो प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि बराबर तो हो नहीं सकता, बराबर हो जाता तो फिर एक्सटेंड क्या करेंगे, वही बेसिस हो गया, काम खत्म। तो कार्डिनलिटी एसडीएस का एन होगा, जो कि इसको हम बेसिस बोल रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसका डायमेंशन एन है, तो इसको एन के बराबर होना चाहिए था कार्डिनलिटी को, जो कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब मेरा ये माना हुआ बात की बेसिस नहीं है, वो गलत हो जाएगा, तो वो क्या हो गया बेसिस, क्यों, सारे बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, इसका मतलब एस जो हो जाएगा वो बेसिस हो जाएगा, ठीक है। या आप यहाँ पे लिख सकते हो कंटेन्स मोर देन एन वेक्टर्स, तो which is contradiction that which is contradiction hence s is a basis of V, ठीक है। या लिख सकते हो which is contradiction that s is not a basis, फिर उसके बाद लिख सकते हैं hence s is a basis of V। इस तरह भी आप चाहो तो कर सकते हो, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। कितना 10 लाइन का तो ये प्रूफ है, लेकिन चाहो तो आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके और अच्छे तरीके से क्या कर पाओ, रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलो अच्छी बात है, एक और थ्योरम देखते हैं आज के क्लास का लास्ट थ्योरम। क्या है ये, आज के क्लास का लास्ट थ्योरम देखते हैं हम लोग, थ्योरम, ठीक है। चलो, इफ कोई भी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का अगर कोई एलाई से सबसेट n वेक्टर रखता है तो क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा, है ना। इफ अ सेट S of n vectors of a finite dimensional vector space FDVS
वेक्टर स्पेस क्या, V, ठीक है। डायमेंशन कितना, ऑफ डायमेंशन जो होगा V का n, कोई सेट S लेते हैं कितना, n वेक्टर का, और वो क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, और जिसका डायमेंशन है n वेक्टर का लिए हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब डायमेंशन जनरेट्स वेक्टर स्पेस, अगर ऐसा है, वो अगर वो जनरेट कर दे रहा है, जनरेट्स वेक्टर स्पेस, देन जो S है ना, वो गारंटी है बेसिस बन जाएगा, बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड। क्या बात है। अभी जस्ट हम लोग एक थ्योरम में पढ़े हैं कि अगर कोई n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, और अगर कोई S Li सबसेट है जो कि n वेक्टर कंटेन करता है, तो वो बेसिस हो जाएगा। अब इसमें क्या है, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, कोई अगर सेट है, यहाँ Li की बात नहीं कर रहा, अगर ये सेट S है जो कि कंटेन करता है कितना वेक्टर को, n वेक्टर को, और अगर ls तुम्हारा भी हो जाए, ls भी हो जाए, तो कहता है कि ये s बेसिस हो जाएगा। मतलब यहाँ स्पैन वाला दिखा दो, जैसे यहाँ li वाला था, यहाँ पे अगर स्पैन कर रहा है, अगर ls स्पैन कर रहा है और s का कार्डिनलिटी कितना, इसका कार्डिनलिटी n है जो कि डायमेंशन के बराबर है, तो कहता है कि s li भी हो जाएगा, मतलब बेसिस हो जाएगा, तो ऑब्वियसली है कि li भी हो जाएगा, है ना। s को क्या बोल रहा, बेसिस हो जाएगा। क्या बात है, छोटा छोटा थ्योरम में हम लोग ब्रेक करके जितने सारे प्रॉपर्टीज है डायमेंशन थ्योरम के बेसिस से और डायमेंशन से रिलेटेड, उन सारे पे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, सारे पे क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये, चलो प्रूफ करके देखते हैं। प्रूफ, लेट V ओवर द फील्ड, वही बात है, बी ए वेक्टर स्पेस, be a vector space over the field F, ठीक है। एंड S ले लेते हैं हम लोग, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, be a set of vectors, be a set of vectors of V, ठीक है, बी ए सेट ऑफ वेक्टर्स ऑफ V, एंड अगर हम ls कर दे तो ये V है, और डायमेंशन जो है V का वो तुम्हारा n है। ये सारा दिया हुआ है, वेक्टर स्पेस ले लिए, S ऐसा ले लिए, सेट ऑफ वेक्टर्स का कितना एलिमेंट, n एलिमेंट रखता है, जिसमें कि स्पैन कर देता है, और डायमेंशन कितना है V का, वो भी n है। ये सारा दिया हुआ, मेरा टारगेट है इस S को बेसिस बनाना। स्पैन तो कर रहा, बस आप इसको Li दिखा दो, ये बेसिस बन जाएगा, Li दिखा दो, वो बेसिस बन जाएगा, ठीक है। मेरा क्या टारगेट है, वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट, मुझे ये दिखाना है कि S जो होगा मेरा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। फिर वही बात, स्पैन तो कर रहा है, हम बोल दिए कि उसको Li सेट करो, मान लो Li नहीं है, ये पॉसिबल कॉन्ट्राडिक्शन से, तो LD होगा, LD होगा तो किसी एक वेक्टर को बाकी के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो फिर क्या वो स्पैन कर रहा होगा, क्या डायमेंशन घट नहीं जाएगा, ऐसा सोचेंगे, है कि नहीं। फिर वो स्पैन भी करेगा और डायमेंशन घट जाएगा, तो फिर पॉसिबल है नहीं, क्योंकि डायमेंशन तो n दिया हुआ है। तो इस तरीके से सोच के हम लोग आगे इसको कर सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन से हमको ये चीजें दिखाना है। सपोज नॉट, मान लेते हैं कि ये नहीं होगा, मान लेते हैं कि ये तुम्हारा नहीं होता है, इफ पॉसिबल। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है ना, आसानी से चीजों को दिखा पाते हैं हम लोग। बहुत सारा ऐसा थ्योरम होता है जो को कॉन्ट्राडिक्शन से हम लोग क्या करते हैं, आसानी से दिखा पाते हैं ना। तो चलो देखते हैं यहाँ पे, इफ पॉसिबल एस क्या है, मान लेते हैं लीनियर डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। क्या है, लीनियर डिपेंडेंट सेट ऑफ
वेक्टर्स। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो देयर एग्जिस्ट ए सबसेट एस डैश, क्या मिलेगा मुझे? सबसेट मिलेगा। क्या, कैसा सबसेट मिलेगा? एस डैश, किसका? एस का। सच दैट, जितना पीछे का थ्योरम पढ़ते जा रहे हैं सबका यूज होते जाएगा। जितना थ्योरम पीछे का पढ़ते जा रहे हैं सबका यूज होते जाएगा, गारंटी है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एस डैश से स्पैन करेंगे तो वो वेक्टर स्पेस दे देगा। क्यों? क्योंकि एल एस इक्वल टू एल एस डैश होता है। अच्छा, एल एस इक्वल टू एल एस डैश ये भी एक थ्योरम है, डायरेक्ट लिखा गया है। ठीक है, अब चाहो तो ऊपर वाले से कर सकती हो। मान लेते हैं कि अगर वो एल आई है, मुझे एल आई शो करना है, मान लेते हैं एल डी है, तो एक वेक्टर तो मिल जाएगा एस डैश। कैसा एस डैश मिलेगा? एक वेक्टर को लिनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे बाकी अदर का, और उसको हटा देंगे। हटाने के बाद जो मतलब इनमें से किसी एक को तो लिख सकते हैं बाकी प्रीसीडिंग के लिनियर कॉम्बिनेशन में, जैसे अल्फा आई को लिख सकते हैं। तो अल्फा आई को हटा देंगे तो फिर नया एस डैश बनाएंगे जो अल्फा 1 से लेकर अल्फा आई माइनस 1, फिर अल्फा आई प्लस 1 से लेकर अल्फा एन तक। ठीक है, वो बना, वो भी स्पैन करेगा क्योंकि एलडी है तो एक हटाए तो स्पैन करेगा। हम लोग पहले थ्योरम में पढ़ चुके हैं। ठीक है, एवरी फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस हैज ए बेसिस, उनमें पढ़ चुके हैं। इसका मतलब एस डैश का कार्डिनलिटी गारंटी एस से तो कम होगा। कार्डिनलिटी एस डैश का बोलेंगे, ये गारंटी है कार्डिनलिटी एस से कम ही होगा। और ये दोनों क्या स्पैन कर रहा है? स्पैन कर रहा है। और स्पैन क्या कर रहा है? भी को कर रहा है। चलो अच्छी बात है यहाँ तक। ओके ओके, यहाँ तो हो गया। अब हम जैसे अभी बोले एस डैश प्रॉपर सबसेट होगा एस का, इसका मतलब एस डैश का कार्डिनलिटी अगर बात करें तो एन से कम होगा, जो कि कार्डिनलिटी तुम्हारा किसका है? एस का। कार्डिनलिटी किसका है? एस का। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ा जाए। फिर कहता है सिंस डायमेंशन जो है मेरा, सिंस मेरा डायमेंशन कितना है वी का? वो तो है भाई एन। देन एनी स्पैनिंग सेट, स्पैनिंग set of vector space V over the field F has at n vectors। ठीक है, has at least कम से कम n वेक्टर, has at least n vectors। ये कैसा बात है? ये कैसा बात है? क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ कह रहा है कि अगर डायमेंशन है ना, कोई भी स्पैनिंग सेट जो होगा ना वो कम से कम n वेक्टर रखेगा, क्योंकि स्पैन करना है इसको। और n वेक्टर से कम में ये स्पैन नहीं होगा, n से ज्यादा में जरूर स्पैन होगा। टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस को क्या आप एक एलिमेंट से स्पैन कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। तो कम से कम n वेक्टर तो होगा। इसका मतलब यहां से बोल सकते हैं कि अगर l एस डैश स्पैन कर रहा है तो इसका या तो n या n से ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट एस डैश में होना चाहिए, क्योंकि वो स्पैन कर रहा है किसको? वेक्टर स्पेस v को। अब यहाँ एक बार बोल रहे हो n से कम होगा, फिर एक बार बोल रहे हो एस डैश n से ज्यादा होगा, तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो गया? कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो गया? कभी बोल रहे हो कम होगा, कभी बोल रहे हो बराबर या उससे ज्यादा होगा, तो कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो गया? जो हमने ये माना है ना वो एलडी है, वही कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। एलडी माने हैं तभी यहाँ पे एन से कम आ रहा है, क्योंकि एलडी मान लिए हैं तो एच डैश को हम लोग बोल सकते हैं बाय थ्योरम एक्सटेंड। अभी पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे लेक्चर 10 में, वहां से इसलिए एच डैश निकाल लेते हैं, वो स्पैन करेगा। तो ये एलडी हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल इज नॉट ए पॉसिबल, है कि नहीं? चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। तो यही मेरा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। ठीक है, ये मेरा n के बराबर हो गया, चूंकि लिख सकते हो ऐसे एल एस डैश जो है वो तुमको v दे रहा है, विच इज कॉन्ट्राडिक्ट्स, विच कॉन्ट्राडिक्ट दैट। क्या कॉन्ट्राडिक्ट करेगा? कि एस डैश जो है वो कंटेन करता है एस में। इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब क्लियर है कि हेंस जो एस हो जाएगा मेरा वो क्या हो जाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट। एस क्या हो जाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ
सेट ऑफ वेक्टर्स। एस क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। एंड एल एस जो होगा वो वी हो जाएगा, एल एस जो होगा वो वी हो जाएगा। ठीक है, अगर एस लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है और एल एस भी ऑलरेडी दे के रखा है तो बेसिस तो हो गया ना, बेसिस तो हो गया। तो एस इज ए बेसिस, एस इज ए basis of vector space V over the field F. As is a basis of vector space V over the field F. Hence proved. Hence proved. This is a basis. This is a basis of vector space V over the field F. Hence proved. ठीक है, बस इतना ही था। आज का जितना भी थ्योरम है इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। ये सब यूनिवर्सिटी का सिर्फ नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर भी करता है बहुत सारा मेरा हायर के लिए। जैसे कि अब अगर ट्रिकी क्वेश्चन इनमें बनेगा, किस तरीके से बनेगा, नहीं बनेगा, बहुत सारा चीजों पे अब तुम लोग क्या कर सकती हो, बुक्स के हेल्प से और ज्यादा इस सबको क्या कर सकती हो, एक्सप्लोर कर सकती हो, क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सारा चीजें कर सकते हो ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी इससे रिलेटेड थ्योरम्स है उन पे डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम ट्राई करेंगे कि बहुत सारा क्वेश्चन आपको दे एज ए एक्सरसाइज, ताकि आप लोग डायमेंशन बेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन को समझ पाओ, अच्छे तरीके से क्या कर पाओ, यूज कर पाओ। और क्वेश्चन समझ जाओगे तो आपको ये सब चीजें यूनिवर्सिटी के लिए याद नहीं रखना पड़ेगा, आपको हायर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक बहुत सारे थ्योरम को हमने डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।